video clear है सबके लिए? Is audio video clear for all? So audio video is clear. Audio video clear है. लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? और वो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. लास्ट पॉइंट क्या था डिस्कशन का? सीवर्स में कहाँ तक कर लिया था? सीवर्स में बेसिक एनालिसिस बता दी थी आपको. बेसिक एनालिसिस बता दी थी. क्या बताई थी? I discussed that how the sewage is collected by different sets of sewers. कैसे सीवेज कलेक्ट होता है डिफरेंट सेट्स ऑफ सीवर्स में. वहाँ तक डिस्कस कर लिया था. फिर आपको बेसिक डिफरेंस बताया था सीवर्स और पानी की पाइप के अंदर. तो सीवर्स और पानी की पाइप के अंदर डिफरेंस बता दिया था. देन वी वर टॉकिंग अबाउट मैनहोल्स की जानकारी दे दी थी आपको. मैनहोल्स में ये बता दिया था कि विल मैच द क्राउन ऑफ द स्मॉलर इनकमिंग सीवर विद द बिगर आउटगोइंग सीवर. छोटे इनकमिंग सीवर का क्राउन मैच कराया जाएगा बड़े आउटगोइंग सीवर के साथ. यहाँ तक की रेफरेंस हमने निकाल ली थी. अब टिल हियर द रेफरेंस वी हैव ड्रॉन. सो टिल हियर वी हैव डिस्कस. तो यहाँ तक हमने सीवर्स की डिजाइनिंग कर ली थी. So that was the last point of discussion. So we'll continue करते हैं डिजाइनिंग ऑफ सीवर्स की. we'll continue डिजाइनिंग ऑफ सीवर्स. चैट को मैं डिसेबल कर रहा हूँ. I'm disabling the chat. एक बार टॉपिक पूरा हो जाएगा फिर इसको वापस अनेबल कर दूंगा. तो टुडे विल डिस्कस हाउ टू डिजाइन द सीवर इन एक्चुअल. आज हम डिस्कस करेंगे कि सीवर की डिजाइनिंग एक्चुअल में होती कैसे है. एक बेसिक कंसेप्ट आपको लास्ट क्लास में दे दिया था. बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस वाज डिस्कस इन द लास्ट क्लास. अब उसको डिटेल में रेफर करेंगे. विल रेफर दैट पॉइंट इन डिटेल. क्या रेफरेंस निकालेंगे? व्हाट रेफरेंस विल बी ड्रॉन. सो पहला पॉइंट बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट सेज पहला पॉइंट बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट सेज अबाउट 80% ऑफ into the community flows into the sewer. इसका मतलब क्या भी आगे देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है sewers are never designed to run at full depth. Sewers are never designed to run at full depth. Sewers are never designed to run at full depth. Sewers are never designed to run at full depth. Depending upon the size of the sewer. Depending upon the size of the sewer. Depending upon the size of the sewer. Depending upon the size of sewer. Their depth of flow is as follows. 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 क्या है depth of flow? If dia of the sewer is less than 400 mm, they are designed to run half full. If the dia of the sewer is in the range of 900 to 400 mm, they are designed to run 2/3 full. If the dia of the sewer is more than 900 mm, they are designed to run 3/4 full. So they are never designed to run at full depth. इनकी डिजाइनिंग कभी भी फुल डेप्थ पे रन करने के लिए नहीं होती है. इस डेप्थ पे रन करते हैं वो डिपेंड कर जाता है उनके साइज के ऊपर. एंड व्हाट डेप्थ दे आर डिजाइंड टू रन विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सीवर. तो उसके साइज पे डिपेंड करता है. क्या साइज है वो मेंशन कर दिया मैंने. व्हाट द साइज दैट आई मेंशनड हियर. सो सीवर्स आर नेवर डिजाइंड टू रन एट फुल डेप्थ. इनकी डिजाइनिंग कभी भी फुल डेप्थ पे रन करने के लिए नहीं होती. अब क्यों नहीं करते ऐसे? इसका रीजन आगे लिखते हैं. दैट रीजन विल सी. ये पॉइंट भी हो गया हमारा. एक पॉइंट और लिख देता हूँ फिर डिस्कस करते हैं ऐसे. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. Next point of reference is unless given fluctuations in sewers are taken as follows. Unless given fluctuations in sewers are taken as follows. Fluctuation in sewers are taken as follows. जब तक आपको गिवन नहीं है आप फ्लक्चुएशन की वैल्यू ये लेके चलेंगे. और क्या है फ्लक्चुएशन की वैल्यू? So unless given fluctuation in sewers are taken as follows. तो फ्लक्चुएशन की वैल्यू यही कंसीडर करेंगे हम. क्या वैल्यू है फ्लक्चुएशन की? That can be referred separately. So unless given fluctuations in the sewer are taken as follows. तो पहले टाइप ऑफ सीवर. First is type of sewer. Then we have dia of the sewer. Then we have fluctuation. So then we have values of fluctuation. कौन कौन से सीवर हैं? We have lateral sewer. Then we have branch sewer. अप्रॉक्सीमेट साइज भी लिख रखी है सारे सीवर्स की. सो 0.25 मीटर, 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.25 मीटर. फ्लक्चुएशन 4, 3, 2, 1.5. चलिए देखिए तीनों बातें क्या लिखी है. रेफर ऑल 3 पॉइंट्स. पहला पॉइंट तो मैंने रिपीट किया. इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. क्या बोल रहा है पहला पॉइंट? अबाउट 80% ऑफ द वाटर बीइंग सप्लाइड इनटू द कम्युनिटी फ्लोज इनटू द सीवर. कहने का मतलब है सीवर एक पाइप है. पाइप की डिजाइनिंग होती है हमेशा डिस्चार्ज कैरी करने के लिए. डिजाइनिंग ऑफ द पाइप इज डन ऑलवेज टू कैरी द डिस्चार्ज. कौन सा डिस्चार्ज? मैक्सिमम डिस्चार्ज. तो सीवर की डिजाइनिंग होगी हमेशा मैक्सिमम डिस्चार्ज को कैरी करने के लिए. किसी भी सीवर में
अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। अब मैक्सिमम डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं उसके स्टेप मेंशन किए हमने। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जितना भी पानी हम शहर में सप्लाई करते हैं, ऑब्जर्वेशन है उसमें से 20 से 30% पानी या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या लॉस हो जाता है, बचा हुआ कन्वर्ट हो जाता है सीवेज में, और वो सीवेज फ्लो करती है हमारे सीवर के अंदर। क्योंकि मुझे सीवर डिजाइन करनी है, मुझे सीवर के अंदर डिस्चार्ज पता होनी चाहिए सीवेज की। तो अगर आपको डाटा गिवन नहीं है सवाल में, इफ डाटा इज नॉट गिवन टू यू इन दी प्रॉब्लम, यू विल अज्यूम, आप मानोगे कि एवरेज डिस्चार्ज जो है सीवेज की इज इक्वल टू 80% ऑफ एवरेज डिमांड ऑफ वाटर। तो एवरेज डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, ये जो एवरेज डिस्चार्ज है सीवेज की, आप अज्यूम कर लोगे इट इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ एवरेज वाटर डिमांड। ये 0.8 का फैक्टर फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स, ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, पर हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 0.8 लेके चलेंगे, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू विल कंसीडर दिस फैक्टर टू बी 0.8 ऑलवेज। सवाल में हाँ इसकी वैल्यू 0.8 से ज्यादा भी दे सकता है, 0.8 से कम भी दे सकता है। तो विल से दैट एवरेज डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इज इक्वल टू 0.8% ऑफ वाटर डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सीवर्स आर नेवर डिजाइन टू रन एट फुल डेप्थ। सीवर की डिजाइनिंग कभी भी फुल डेप्थ पे रन करने के लिए नहीं होती। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सीवर दे आर अलाउड टू रन एट अ पर्टिकुलर डेप्थ। तो किस साइज पे किस डेप्थ पे रन कराते हैं वो वैल्यू मैंने मेंशन कर रखी है। अगर आप इन वैल्यूज को देखोगे, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व दीस वैल्यूज, minimum depth of flow in sewer is kept to be 0.5 d and maximum depth of flow is kept to be 0.75 d। जो मिनिमम डेप्थ है फ्लो की वो है 0.5 d, जो मैक्सिमम डेप्थ है फ्लो की वो है 0.75 d। कहने का मतलब है सीवर को 0.5 d से नीचे रन नहीं कराते, सीवर को 0.75 d से ऊपर रन नहीं कराते। 0.5 d से नीचे क्यों नहीं रन कराते, इसका रीजन अभी नहीं बता रहा मैं, ये 2-3 लेक्चर्स बाद निकल के आएगी बात। अभी के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सीवर को डिजाइन फुल डेप्थ के लिए क्यों नहीं करते, व्हाई दे आर नॉट अलाउड टू रन एट फुल डेप्थ, क्यों मैक्सिमम डेप्थ हमने 0.75 d रखी हुई है। इसके दो रीजन है। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन इज दैट इस सीवेज की डिस्चार्ज हमें नहीं पता कितनी होगी। हमने माना है कि 80% पानी कन्वर्ट हो गया सीवेज में, वी हैव अज्यूम्ड 80% ऑफ द वाटर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द सीवेज। अब क्योंकि एक अजम्पशन है, किसी दिन अगर ज्यादा पानी सीवेज में कन्वर्ट हो गया और मैंने सीवर को रन कर रखा है फुल डेप्थ पे, हमारी सीवेज ओवरफ्लो कर जाएगी, इट विल लीड टू द ओवरफ्लो ऑफ द सीवेज। और अगर सीवेज ओवरफ्लो कर गई, हमारे सिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोमास आ जाएगा, विच विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनसैनिटरी कंडीशन। कहने का मतलब है हमने एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखी है अगेंस्ट ओवरफ्लो। तो हम सीवर को फुल डेप्थ पे इसलिए रन नहीं कराते क्योंकि जो डिस्चार्ज के लिए हम सीवर को डिजाइन करते हैं वो एक अज्यूम्ड डिस्चार्ज है, वो एग्जैक्ट डिस्चार्ज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारे सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर, सीवेज में ऑक्सीजन होती है नेग्लिजिबल, सीवर है ग्राउंड के नीचे। कहने का मतलब है जब सीवेज फ्लो करेगा सीवर में, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी ऑर्गेनिक मैटर की, गैसेस बनेंगी, एंड वन ऑफ द मेजर गैस फॉर्म्ड इज मीथेन। तो हम ये ऊपर जगह देते हैं मीथेन को जमा करने की, रीजन बीइंग मीथेन के पास प्रॉपर्टी है, इट इज एन एक्सप्लोसिव गैस। तो अगर हमने सीवर को रन करा दिया फुल डेप्थ पे, जो मीथेन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्यूमुलेट होती जाएगी टॉप पे, और अगर प्रेशर सीवर के अंदर डिजाइन प्रेशर से ज्यादा हो गया, इट मे ऑल्सो लीड टू द एक्सप्लोजन इन द सीवर। तो उस मीथेन के एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए हमने ऊपर एडिशनल जगह दे रखी है फॉर इट्स एक्यूमुलेशन। तो सीवर की डिजाइनिंग कभी भी फुल डेप्थ पे नहीं की जाती, दो रीजन की वजह से, टू प्रिवेंट द ओवरफ्लो ऑफ द सीवर, सेकंड टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस एट द टॉप फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द मीथेन। हम एडिशनल जगह देते हैं ऊपर मीथेन को जमा करने के लिए। तो इन दो रीजन की वजह से सीवर की डिजाइनिंग फुल डेप्थ पे नहीं की जाती। कितनी डेप्थ पे की जाती है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रखी है, दैट एग्जैक्ट वैल्यू इज गिवन टू यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है जब तक आपको गिवन नहीं है आप फ्लक्चुएशंस की वैल्यू सीवर में यही लेके चलेंगे। तो जब तक आपको गिवन नहीं है, कहाँ गिवन नहीं है, सवाल में गिवन नहीं है, आप फ्लक्चुएशंस की वैल्यू यही कंसीडर करके चलेंगे। अब सवाल ये, वैल्यूज तो अच्छी बात है दे रखी है आपको, फ्लक्चुएशंस होते क्या है, ये आपको मैंने पहले दिन बताया था वाटर डिमांड के अंदर, जैसे आप डिस्कस ऑन डे 1 इन वाटर डिमांड। क्या डिस्कस किया था हमने, हमने ये डिस्कस किया था कि फ्लक्चुएशन का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू इज मोर देन एवरेज और हाउ मेनी टाइम्स मिनिमम वैल्यू इज लेस देन एवरेज। कितने गुना मैक्सिमम वैल्यू एवरेज से ज्यादा है या कितने गुना मिनिमम वैल्यू एवरेज से कम है, इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन। तो सवाल ये है कि सीवेज की डिस्चार्ज फ्लक्चुएट क्यों करती है। सीवेज की डिस्चार्ज फ्लक्चुएट इसलिए करती है क्योंकि पानी की डिमांड फ्लक्चुएट करती है। जो पानी हम कंज्यूम करते हैं वो हम कांस्टेंट रेट से कंज्यूम नहीं करते। तो हमें पता है हमारी पानी की डिमांड वेरी करती है, और पानी की डिमांड के अंदर जो वेरिएशन है दैट इज नोन टू अस। इनफैक्ट इसको तो डिस्कस किया डिटेल में हमने। तो पानी की डिमांड के अंदर जो वेरिएशन होती है दैट इज नोन टू अस। वेरिएशन इन द डिमांड ऑफ द वाटर इज नोन। तो अगर पानी की डिमांड की वेरिएशन देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ ये निकल के आती है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द डिमांड ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेरिएशन है पानी की डिमांड की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्योंकि पानी की डिमांड वेरी करती है, यही पानी सीवेज में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब सीवेज की डिस्चार्ज भी क्या करेगी, वेरी करेगी। हेंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज विल आल्सो वेरी, कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहां से एक और कंक्लूजन आया, क्या कंक्लूजन आया, द नेचर ऑफ फ्लक्चुएशन इन वाटर डिमांड विल बी सेम एज द नेचर ऑफ फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज। जिस नेचर की फ्लक्चुएशन पानी की डिमांड के अंदर है उसी नेचर की फ्लक्चुएशन सीवेज के फ्लो में भी मिलेगी। कैसे, इफ आई शो यू द फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इन लेटरल सीवर, पहला म्युनिसिपल सीवर है लेटरल सीवर, इफ आई रेफर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इन लेटरल सीवर, उसमें फ्लक्चुएशन कुछ ये निकल के आती है, दिस इज द नेचर ऑफ फ्लक्चुएशन इन लेटरल सीवर, वैसा ही नेचर है, तो नेचर कम्स आउट टू बी सेम। लेटरल सीवर सीवेज लेके जाता है मेन सीवर के अंदर, तो इफ आई रेफर द नेचर ऑफ फ्लक्चुएशन इन ब्रांच सीवर के अंदर, इफ आई रेफर द नेचर ऑफ फ्लक्चुएशन इन ब्रांच सीवर, द नेचर ऑफ फ्लक्चुएशन कम्स आउट टू बी लाइक दिस। तो नेचर वही है फ्लक्चुएशन का। ब्रांच सीवर सीवेज लेके जाती है मेन सीवर के अंदर, तो ब्रांच सीवर सीवेज लेके जाती है मेन सीवर के अंदर,
If I refer the nature of fluctuation, it comes out to be like this. तो ये मेन सीवर की फ्लक्चुएशन है. मेन सीवर सीवेज लेके जाती है आउटफॉल सीवर के अंदर. If I refer the nature of fluctuation in outfall sewer, it is observed. कहने का मतलब है जो नेचर है फ्लक्चुएशन की हर एक सीवर में सेम निकल के आ रही है. कैसे? वाटर डिमांड की. तो जैसी फ्लक्चुएशन का नेचर पानी की डिमांड का था, उसी नेचर का फ्लक्चुएशन सीवेज के डिस्चार्ज में भी. पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं. अब क्या डिफरेंसेस है उसको एक एक करके उठाते हैं. विल चेक ऑल दीस डिफरेंसेस वन बाय वन. पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस चेक करो. जिस टाइम पे पानी की डिमांड मैक्सिमम है, उसी टाइम पे सीवेज की डिस्चार्ज मैक्सिमम नहीं है लेटरल सीवर. तो जिस टाइम पे पानी की डिमांड मैक्सिमम है, उसी टाइम पे सीवेज की डिस्चार्ज मैक्सिमम नहीं है लेटरल सीवर में. टाइम लैग है, देयर इज सम टाइम लैग. और टाइम लैग होगा क्यों? टाइम लगेगा पानी को सीवेज में कन्वर्ट होने का. देयर विल बी टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इन द सीवेज. तो आपको दोनों जगह टाइम लैग दिखा है. जिस टाइम पे सीवेज की डिस्चार्ज मैक्सिमम है लेटरल सीवर में, उसी टाइम पे सीवेज की डिस्चार्ज मैक्सिमम नहीं है ब्रांच सीवर में. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टाइम लगेगा सीवेज को लेटरल सीवर से ब्रांच सीवर में जाने में. जिस टाइम पे सीवेज की डिस्चार्ज मैक्सिमम है ब्रांच सीवर में, उसी टाइम पे सीवेज की डिस्चार्ज मैक्सिमम नहीं है मेन सीवर में. जिस टाइम पे सीवेज की डिस्चार्ज मैक्सिमम है मेन सीवर पे, उसी टाइम पे सीवेज की डिस्चार्ज मैक्सिमम नहीं है आउटफॉल सीवर में. सो देयर इज टाइम लैग. तो टाइम लैग निकल के आ रहा है किसमें? वाटर डिमांड की मैक्सिमम वैल्यू में, लेटरल सीवर के अंदर, ब्रांच सीवर के अंदर, मेन सीवर के अंदर और आउटफॉल सीवर के अंदर. ये टाइम लैग क्यों आ रहा है? क्योंकि टाइम लगेगा सीवेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में. इस कहानी को तो हम समझ सकते हैं. दिस स्टोरी कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजी. और भी डिफरेंसेस है. क्या डिफरेंसेस है? चेक दिस डिफरेंस. मैक्सिमम वाटर डिमांड इज मोर देन मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज. तो मैक्सिमम वाटर डिमांड मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज से ज्यादा है. होनी भी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा पानी कन्वर्ट नहीं हुआ है सीवेज में. द इंटायर वाटर विल नेवर बी कन्वर्टेड टू सीवेज. इसका मतलब मैक्सिमम वाटर डिमांड हमेशा ज्यादा होगी मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज से. और भी डिफरेंसेस है. और क्या डिफरेंसेस है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एज वी आर मूविंग अहेड, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फ्लक्चुएशन डिक्रीज करती जा रही है. सो एज वी आर मूविंग अहेड यू कैन सी फ्लक्चुएशन इज डिक्रीजिंग. फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? कितने गुना मैक्सिमम डिस्चार्ज एवरेज डिस्चार्ज से ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन. द नंबर ऑफ टाइम्स मैक्सिमम डिस्चार्ज इज मोर देन एवरेज डिस्चार्ज, दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज फ्लक्चुएशन. क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है, मैं बेस सेम बना रहा हूं. आई एम कीपिंग द एवरेज डिस्चार्ज ऑफ ऑल द सीवर्स टू बी सेम. सारे सीवर्स की एवरेज डिस्चार्ज सेम नहीं होगी, पर क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है, मैंने सारे सीवर्स की एवरेज डिस्चार्ज को सेम बना दिया. अब चेक करो फ्लक्चुएशंस की वैल्यू. नाउ चेक द वैल्यूज ऑफ क्लियरली रेफर्ड. तो फ्लक्चुएशन इन लेटरल सीवर इज मैक्सिमम. आगे बढ़े इसकी वैल्यू कम हो गई ब्रांच में, आगे बढ़े मेन में और कम हो गई, आगे बढ़े आउटफॉल में और कम हो गई. क्यों कम होती जा रही है? क्यों कम होती जा रही है? इसका लॉजिक भी हमें पता है. जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ती है, फ्लक्चुएशन की वैल्यू कम होती जाती है. एज ही सैंपल साइज इंक्रीजेस, फ्लक्चुएशन डिक्रीजेस. यही लॉजिक आपने वाटर डिमांड में लगाया था. दैट फ्लक्चुएशन इन आर्ली डिमांड इज मैक्सिमम एंड इट टेपर्स ऑफ फ्रॉम आर्ली टू डेली टू वीकली, वीकली टू मंथली, मंथली टू ईयरली डिमांड, बिकॉज सैंपल साइज वाज इंक्रीजिंग. उसी तरीके से फ्लक्चुएशन इन लेटरल सीवर इज मैक्सिमम. हाउ मच? 4. and it tapers off from lateral to branch sewer 3, branch to main sewer 2 and main to outfall sewer 1.5. अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आउटफॉल सीवर में मैक्सिमम डिस्चार्ज एवरेज डिस्चार्ज से 1.5 गुना ज्यादा है. तो आपको हर एक सीवर की फ्लक्चुएशन बता दी. तो सीवेज के अंदर फ्लक्चुएशन क्यों आई? क्योंकि पानी की डिमांड में फ्लक्चुएशन थी. कैसी फ्लक्चुएशन आई? जैसे पानी की डिमांड की फ्लक्चुएशन थी. फ्लक्चुएशन की वैल्यू आती कहां से? ऑब्जर्वेशन से आती है. जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है फ्लक्चुएशन क्या होती है? कम होती जाती है. तो कम होती जा रही है. तो आपको प्रैक्टिकली हर एक सीवर के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है वो बता दी. इसके साथ मैंने आपको अप्रोक्सीमेट साइज भी दे रखी है. हर एक सीवर की, which can be referred directly from here. इसका मतलब ये है कि अब मैं किसी भी सीवर के अंदर मैक्सिमम डिस्चार्ज निकाल सकता हूं. नाउ आई एम इन पोजीशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ एनी सीवर. क्यों? क्योंकि मुझे सीवर के अंदर क्या पता है? फ्लक्चुएशन पता है. और फ्लक्चुएशन का मतलब ही क्या होता है? फ्लक्चुएशन मींस व्हाट? हाउ मेनी टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू इज मोर देन एवरेज, और यू कैन से हाउ मेनी टाइम्स मिनिमम वैल्यू इज लेस देन एवरेज. कितने गुना मिनिमम वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम है, इसको टेक्निकली बोला जाता है फ्लक्चुएशन. तो सीवर को डिजाइन करने के लिए जो बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी. तो टू डिजाइन द सीवर व्हाटएवर बेसिक पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड आर बीइंग मेंशन्ड हियर. तो ऐसा ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ. अभी तक की कहानी में मैं चैट को एनेबल कर रहा हूँ. आई एम अनेबलिंग द चैट नाउ. इफ यू हैव एनी डाउट अप टिल नाउ यू कैन आस्क. मीथेन गैस का एक्युमुलेशन डेंजरस नहीं हो सकता. हो सकता है अगर प्रेशर डिजाइन प्रेशर से ज्यादा हो जाए. तो उसको हम बढ़ने नहीं देते, हम उसको जमा करने के लिए वॉल्यूम दे देते हैं ऊपर. मिनिमम 0.5D क्यों रखा है वो खुद ही बता दिया कि आगे बोलूंगा. अभी खुद ही बता के आया हूं कि उसका रीजन नहीं बता रहा, वो आगे डिस्कस करेंगे. फिर से सवाल क्या पूछ रहे हैं? 0.5D क्यों रखा है? अभी बताया कि 0.5D का रीजन आगे डिस्कस करेंगे. दैट विल डिस्कस. व्हाई वी हैव टेकन स्टैंडर्ड वैल्यू, वो ऑब्जर्वेशन है. 0.75D क्यों ली? वो ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे निकाली हुई है. Why discharge is increasing as we move from? Discharge is not decreasing.
डिस्चार्ज कम नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएशन कम हो रही है। क्योंकि मुझे फ्लक्चुएशन के ऊपर कमेंट करना था, फ्लक्चुएशन को ऊपर कमेंट करने के लिए मैंने डिस्चार्ज को कांस्टेंट माना हुआ है। इसको भी मैंने लिखा भी, बताया भी था आपको कि मैं डिस्चार्ज कांस्टेंट मान रहा हूं हर सीवर की फ्लक्चुएशंस को दिखाने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन के लिए बेस सेम होना चाहिए। सारी बातें मैं खुद ही बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनो। क्लियर? पार्शियल फिल भी तो प्रेशर फ्लो पॉसिबल है। कैसे? मैंने एनर्जी दी नहीं तो प्रेशर फ्लो कैसे होगा? जब आपने एनर्जी नहीं दी सीवेज को तो प्रेशर फ्लो कहां से आएगा? प्रेशर उसके अंदर, इफ यू आर नॉट गिविंग द एनर्जी टू द फ्लो ऑफ द सीवेज, तो फिर उसमें प्रेशर कहां से आएगा? हाँ, पाइप फ्लो मींस प्रेशराइज्ड फ्लो। पाइप फ्लो का मतलब ही प्रेशराइज्ड फ्लो होता है। Why we not take C as intake source? कल हमने इंटेक सोर्स की बात नहीं करी थी, कल हमने पॉइंट ऑफ डिस्पोजल की बात करी थी केशव। कल डिस्पोजल की बात कर रहे थे, इंटेक की बात नहीं कर रहे थे। तो कल मैंने इंटेक तो बताया नहीं था आपको, कल तो मैंने डिस्पोजल बताया था। मीथेन इज एन एक्सप्लोसिव गैस, लेबसीस एक्सप्लोजन करा देगी सीवर के अंदर, इट विल लीड टू द एक्सप्लोजन। पीक फैक्टर और पॉपुलेशन का क्या रिलेशन होता है सीवर डिजाइन के अंदर? सेम, सैंपल साइज बढ़ेगी फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा। एक ही चीज कितनी बार बोलेंगे? सैंपल साइज के बढ़ने से फ्लक्चुएशन कम हो जाती है। विद इंक्रीज इन सैंपल साइज फ्लक्चुएशन डिक्रीजेस। जब मीथेन का प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, मतलब पानी की वेलोसिटी चेंज कर देगी मीथेन। बढ़िया, जो मीथेन प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर वो पानी की वेलोसिटी चेंज कर देगी, इट विल चेंज द वेलोसिटी। अब तो इनलैंड सोर्स तो डिस्पोजल का था, इनटेक थोड़ी था केशव, तो कुछ भी बोले जाना है। कल डिस्पोजल कर रहे थे हम, कल हम पानी को कलेक्ट नहीं कर रहे थे। yesterday we were discussing about disposal of sewage, not collection of water from it. तो इनलैंड सोर्स में आपने सीवेज को फेंका था, इनलैंड सोर्स से पानी कलेक्ट नहीं किया था। जो सवाल पूछ रहे हो इनटेक स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया हमने वहां पे, तो कल सीवेज को फेंक रहे थे, कल रॉ वाटर को कलेक्ट नहीं कर रहे थे। तो कुछ भी बोले जाना है। क्लियर? डाउट सुनकर कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, ऐसे ही होता है, फालतू के डाउट करेंगे तो ऐसा ही होगा। इफ यू आस्क डाउट्स लाइक दिस तो ऐसा ही होगा। सी को कंसीडर नहीं किया था इनलैंड सोर्स के अंदर। अरे इनलैंड सोर्स वो सोर्स होता है जो हमारे एरिया के अंदर हो। तो कौन से देश के अंदर सी है, जरा ये बताना। इनलैंड सोर्स का मतलब ही बताया था आपको, इनलैंड वाटर सोर्सेज व्हिच इज बाउंडेड बाय द लैंड एरिया। कौन से देश के अंदर समुद्र रहता है? इनलैंड सोर्स का मतलब भी तो बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनलैंड सोर्स। तो लेक हो सकती है किसी शहर के अंदर, रिवर हो सकती है किसी शहर के अंदर, पॉन्ड हो सकता है किसी शहर के अंदर। समझ में आई बात? तो समुद्र नहीं होता है किसी शहर के अंदर कि उसको इनलैंड सोर्स बोल देंगे। क्लियर? और कोई पॉइंट रिपीट करना है इसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? अब टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट फ्लक्चुएशन कितनी होती है सीवर के अंदर। चलो ये बताओ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीवेज की डिस्चार्ज बढ़ेगी या कम होगी? एज वी प्रोसीड फॉरवर्ड, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज विल इंक्रीज और डिक्रीज। सीवेज की डिस्चार्ज बढ़ती है या कम होती है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीवेज की डिस्चार्ज बढ़ेगी या कम होगी? रिमेन सेम। बहुत बढ़िया, सेम भी करने लग गए। अगर हम लेटरल से ब्रांच में मेन से आउटफॉल जाएंगे तो सीवेज की डिस्चार्ज बढ़ेगी या कम होगी? डिस्चार्ज ऑफ सीवेज विल इंक्रीज और डिक्रीज। डिस्चार्ज बढ़ेगी, कल पूरी कहानी बताई थी। सेवरल लेटरल सीवर डिस्पोज द सीवेज इनटू द ब्रांच सीवर, सेवरल ब्रांच सीवर डिस्पोज द सीवेज इनटू द मेन सीवर, सेवरल मेन सीवर डिस्पोज द सीवेज इनटू द आउटफॉल सीवर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे डिस्चार्ज बढ़ती जाएगी, पर मैंने यहाँ पे डिस्चार्ज कांस्टेंट दिखाई है। आई हैव शोन एवरेज डिस्चार्ज टू बी कांस्टेंट, ये एवरेज डिस्चार्ज सबकी बराबर कर दी, क्योंकि मुझे अभी कमेंट किसके ऊपर करना था? फ्लक्चुएशन के ऊपर करना था। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम आगे बढ़ेंगे हमारी जो डिस्चार्ज है वो बढ़ती चली जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं, आर्ली डिमांड ज्यादा होती है, डेली डिमांड ज्यादा होती है। आर्ली डिमांड इज मोर, डेली डिमांड इज मोर। आर्ली डिमांड ज्यादा होती है, डेली डिमांड ज्यादा होती है। आर्ली डिमांड इज मोर और डेली डिमांड इज मोर। डिमांड से बहुत बढ़िया यादव। अच्छा, डेली डिमांड कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट डेली डिमांड? हाउ डू वी कैलकुलेट डेली डिमांड? वो देखो आंसर आया 135 लीटर। वी कैलकुलेट डेली डिमांड 135 लीटर। और दूसरा आया 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू। हाउ डू वी कैलकुलेट डेली डिमांड? बाय समिंग अप आर्ली डिमांड। देखो समीर सिंह ने जवाब दिया है, ये सब फालतू की बातें कर रहे हैं।
समीर सिंह का देखो जवाब क्या है, बाय समिंग अप दी आर्ली डिमांड। अगर मुझे डेली डिमांड निकालनी है, उस दिन के 24 घंटों की डिमांड को मैं जोड़ूंगा, तो 24 आर्ली डिमांड मिलके डेली डिमांड बनाएंगी। डेली डिमांड ज्यादा होती है आर्ली डिमांड से, वीकली डिमांड ज्यादा होती है डेली डिमांड से, मंथली डिमांड ज्यादा होती है वीकली डिमांड से, ईयरली डिमांड ज्यादा होती है मंथली डिमांड से। तो जब मैं आगे जाऊंगा डिमांड बढ़ती चली जाएगी, वैसे जब आगे बढ़ोगे यहाँ पे डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा, पर फ्लक्चुएशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो दो अलग अलग बातें हैं ये, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इसको संभल के रखना वहां पे कि वो सवाल क्या पूछ रहा है आपसे। तो फ्लक्चुएशन डिक्रीज करती है, और जैसे वहां पे डिमांड बढ़ रही थी आगे बढ़ने से, यहाँ पे डिस्चार्ज बढ़ती चली जाएगी, डिस्चार्ज विल कीप ऑन इंक्रीज। ये पूरी। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो फ्लक्चुएशन थी पानी की डिमांड के अंदर, इट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन। आपको आर्ली डिमांड की फ्लक्चुएशन को मैंने पॉपुलेशन से लिंक करके बताया था, और लॉजिक वही था कि अगर सैंपल साइज ज्यादा होगा फ्लक्चुएशन कम होती जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है सीवेज की डिस्चार्ज के अंदर, वो भी डिपेंडेंट है पॉपुलेशन के ऊपर। तो हियर आल्सो द फ्लक्चुएशन इज डिपेंडेंट अपॉन पॉपुलेशन। यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन है वो भी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पी। हियर पी इज द पॉपुलेशन इन 1000। अब लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, इसको मैं पीछे लिख के दे रहा हूँ आपको। So I'm writing the fluctuation in a separate space only. नए पेज पे लिख देता हूँ मैं। तो fluctuation which is equal to Q max upon Q average. Fluctuation which is equal to ratio of maximum discharge to the average discharge is 18 plus square root of P. So 18 plus square root of P. 18 plus square root of P upon 4 plus square root of P. Here P is the population. यहाँ पे P population है, that should be in 1000, जो thousands में होनी चाहिए, जैसे वहां पर भी थी, वहां पर भी P population होती है thousands के अंदर, सेम वही कहानी। तो P is the population in the country। क्लियर चीज भी करना है इसमें कुछ भी। मैक्सिमम वाली डिस्चार्ज, sieverts are designed to carry, sieverts are designed to carry maximum hourly discharge, sieverts are designed to carry maximum hourly discharge, sieverts are designed to carry maximum hourly discharge, and are checked at minimum hourly discharge, and are checked and minimum hourly discharge for development of self cleansing velocity, for development of self cleansing velocity। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी इज दैट which do not permit the silting of the solids, in siever, and also carries out the removal of solids which have already settled in it, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी in siever, self cleansing velocity in siever is given by self cleansing velocity so self cleansing velocity is equal to square root of 8k by f g minus 1 gd, 8k by f g minus 1 gd, और self cleansing velocity is equal to 1 by n r raised to power 1 by 6 square root of a g minus 1 square root of k g minus 1 into d, square root of k g minus 1 into d. This is as per Chezy's equation, this is as per Manning's equation, ये Manning's equation के हिसाब से, so this is as per Manning's equation, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, for 1 mm
inorganic particles, or 1 mm inorganic particles and 5 mm organic particles and 5 mm organic particles. Self-cleansing velocity is 0.45 meter per second. Last point of reference बोल रहा है this self-cleansing velocity this self-cleansing velocity this self-cleansing velocity this self-cleansing velocity self-cleansing velocity required at minimum discharge would be available if at maximum discharge velocity is 0.8 meter per second. And last point of reference says maximum velocity of flow in sewer must be as follows. Maximum velocity of flow in the sewers must be as follows. Again your objective, फिर से आपका objective है directly. Maximum velocity of flow in the sewers must be as follows. तो maximum velocity of flow यही होनी चाहिए. अब कितनी होनी चाहिए? तो sewer material, then we have limiting velocity, in meter per second. First is vitrified tiles or glazed bricks. Then we have cast iron. Then we have stoneware. Then we have ordinary brick. Ordinary brick lined sewer. Then we have earthen channels. So velocity dependent है sewer के material के ऊपर. This is 4.5 to 5.5. This is 3.5 to 4.5. Then we have 3 to 4. So 3 to 4. Then we have 2.5 to 3. So stoneware की velocity है 3 to 4. Ordinary brick की velocity है 1.5 से लेके 2.5. earthen channel है 0.6 से लेके 1 point. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. Now how to design the sewers that we have mentioned here. अब सीवर की डिजाइनिंग कैसे होती है वो हमने मेंशन किया हुआ है. रेफर द एंटायर. सीवर एक पाइप है. पाइप डिजाइन होगी हमेशा मैक्सिमम डिस्चार्ज को कैरी करने के लिए. इसका मतलब सीवर को डिजाइन करने से पहले मुझे सीवर के अंदर मैक्सिमम डिस्चार्ज पता होना चाहिए. किसी भी सीवर में मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा? फ्लक्चुएशन टाइम्स ऑफ एवरेज डिस्चार्ज. तो सीवर का डायमीटर निकाला जाएगा मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए. इसका मतलब सीवर का डायमीटर निकालने से पहले मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज पता होनी चाहिए. तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कितनी होगी किसी भी सीवर में? फ्लक्चुएशन टाइम्स ऑफ एवरेज. इसलिए सबसे पहले आपको क्या बताइए? एवरेज डिस्चार्ज बताइए. तो हम सीवेज की एवरेज डिस्चार्ज कितनी लेंगे सीवर में? 80% ऑफ वाटर डिमांड. दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए फ्लक्चुएशन किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ सीवर के ऊपर डिपेंड करती है. तो आपको हर एक टाइप ऑफ सीवर के लिए फ्लक्चुएशन बता दें. इसका मतलब मुझे सीवर के अंदर मैक्सिमम डिस्चार्ज पता चले. तो सीवर का डायमीटर निकालोगे टू कैरी मैक्सिमम डिस्चार्ज. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब आप सीवर का डायमीटर कैलकुलेट कर लोगे टू कैरी द मैक्सिमम डिस्चार्ज, आप चेक करोगे कि इसी डायमीटर के सीवर में मिनिमम डिस्चार्ज पे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अवेलेबल है या नहीं. सो आफ्टर डिजाइनिंग द सीवर यू हैव टू अप्लाई अ चेक दैट एट मिनिमम डिस्चार्ज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज अवेलेबल और नॉट. अब एक नई चीज आई, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी. ये क्या होती है? नाम में लिखा हुआ है. सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी व्हिच डू नॉट चाहिए फ्लक्चुएशन किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ सीवर के ऊपर डिपेंड करती है. तो आपको हर एक टाइप ऑफ सीवर के लिए फ्लक्चुएशन बता दी. इसका मतलब मुझे सीवर के अंदर मैक्सिमम डिस्चार्ज पता चले. तो सीवर का डायमीटर निकालोगे टू कैरी मैक्सिमम डिस्चार्ज. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब आप सीवर का डायमीटर कैलकुलेट कर लोगे टू कैरी द मैक्सिमम डिस्चार्ज, आप चेक करोगे कि इसी डायमीटर के सीवर में मिनिमम डिस्चार्ज पे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अवेलेबल है या नहीं है. सो आफ्टर डिजाइनिंग द सीवर यू हैव टू अप्लाई अ चेक दैट एट मिनिमम डिस्चार्ज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज अवेलेबल और नॉट. अब एक नई चीज आई, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी. ये क्या होती है? नाम में लिखा हुआ है. सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी व्हिच डू नॉट परमिट द सिल्टिंग ऑफ द सॉलिड्स. सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो सॉलिड को सेटल नहीं होने देती, और अगर सॉलिड सेटल कर गए तो उसको हटा भी देती है. तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी
which do not permit the silting of the solids. And if the silting has taken place, it will remove the solids also. इसको हम बोलते हैं self cleansing velocity. इसको कैसे निकाला जाता है? Either using Chassis theory और Manning's theory. तो आपको दोनों के एक्सप्रेशन बता दिए अलग अलग. तो as per Chassis theory, it is equal to square root of 8k by f g minus 1 gt. इसमें k का मतलब है constant which depends upon type of solid. f का मतलब है friction factor. g is specific gravity. Small g acceleration due to gravity. And d is the size of the particle जिसको आपको हटाना है. उसी तरीके से मैनिंग्स इक्वेशन में n का मतलब है मैनिंग्स कांस्टेंट, r का मतलब है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो, k इज अ कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉलिड्स, g स्पेसिफिक ग्रेविटी, d इज द साइज ऑफ द पार्टिकल. तो दोनों में से कोई सा भी एक्सप्रेशन लगा के आप सेल्फ क्लीनिंग लॉस से निकाल सकते हो. अब निकाल के भी दे दिया आपको अगले स्टेप में. 1 mm इनऑर्गेनिक पार्टिकल और 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल के लिए सेल्फ क्लीनिंग लॉस होनी चाहिए 0.45 मीटर पर सेकंड. कहां से निकाली? ऊपर वाले एक्सप्रेशन से निकाली. इसका मतलब सीवर को मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करने के बाद आप चेक करोगे क्या मिनिमम डिस्चार्ज पे सेल्फ क्लींजिंग लॉसी अवेलेबल है या नहीं है. कितनी? 0.45 मीटर पर सेकंड की. अगर अवेलेबल नहीं है आपको रीडिजाइन करना पड़ जाएगा. यू हैव टू रीडिजाइन. फिर आपको एक और जानकारी दी. क्या जानकारी दी? ये जानकारी दी कि आपको मिनिमम डिस्चार्ज पे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मिल जाएगी 0.45 मीटर पर सेकंड की. आपको मिनिमम डिस्चार्ज पे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मिल जाएगी 0.45 मीटर पर सेकंड की अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज पे कितनी वेलोसिटी है? 0.8 0.9 मीटर पर सेकंड. फिर डाटा दिया है आपको अपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और अगर कन्वेंशनल कहीं पे करना है इसको अप्लाई भी कर सकते हो. क्या है कंसेप्ट ये कि अगर मिनिमम डिस्चार्ज पे आपको 0.45 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, आप मैक्सिमम डिस्चार्ज पे कितनी वेलोसिटी इंश्योर करा दो? 0.8 0.9 मीटर पर सेकंड. इसको डिराइव किया जा सकता है. इट कैन बी डिराइव्ड सेपरेटली, पर इंफॉर्मेशन मैंने आपको डायरेक्टली दे दी. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सीवर में वेयर एंड टेयर या स्काउरिंग बचाने के लिए हर सीवर में मैक्सिमम वेलोसिटी एक पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए. तो टू प्रिवेंट द वेयर एंड टेयर और स्काउरिंग ऑफ द मटेरियल, ताकि सीवर की जो लाइफ है वो कम नहीं हो जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी इन द सीवर इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड. तो हर एक सीवर में मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है. जैसे ही मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू देखी, यहां से एक चीज और समझ में आ गई. द मटेरियल व्हिच रेजिस्ट स्काउरिंग, द मटेरियल व्हिच रेजिस्ट स्काउरिंग टू द हाईएस्ट लेवल इज विट्रीफाइड क्ले और ग्लेज ब्रिक. तो ग्लेज ब्रिक और विट्रीफाइड क्ले की जो रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट वेयर एंड टेयर और ऑपरेशन सबसे ज्यादा निकल के आती है. इसीलिए इसमें जो वेलोसिटी की वैल्यू है मैक्सिमम वो भी सबसे ज्यादा रखी हुई है. बाकी हर मटेरियल के लिए कितनी है वो मेंशन करके डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आता है इसमें. इसका मतलब सीवर को डिजाइन करने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा. और डिजाइनिंग ऑफ द सीवर यू हैव टू अडॉप्ट दिस एंटायर प्रोसेस दैट आई हैव मेंशनड हियर. अब मैं चैट को एनेबल कर रहा हूं. अगर अभी की बात में कोई सा भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट अप टिल नाउ यू कैन आस्क. Limiting velocity for 2.5 to 3.5. Filtration में microorganisms Schumurz में remove होते हैं. In filtration, microorganisms are removed in Schumurz by biological changes. Concrete सीवर के लिए 2.5 to 3.5 मीटर पर सेकंड. वेट वेदर फ्लो कंसीडर नहीं करेंगे. क्या है वेट वेदर फ्लो? सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी डाई ऑफ सीवर में भी डिपेंड करती है. सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी डाई ऑफ सीवर में भी डिपेंड करती है. बिल्कुल डिपेंड करती है. हर एक वेलोसिटी सीवर के डायमीटर पर डिपेंड करेगी, नॉट ओनली सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी. सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसपे सीवर के अंदर सॉलिड डिपॉजिट नहीं करेगा, और अगर डिपॉजिट कर गया है तो हट भी जाएगा. इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी. वेलोसिटी which will not permit the silting of the solids and the velocity at which solids will get removed on its own will be known as self-cleansing velocity. इसको हम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी बोल देते हैं. क्लियर है पूरी कहानी? आफ्टर गेटिंग डायमीटर निकलता है मैक्सिमम डिस्चार्ज से, मिनिमम डिस्चार्ज से नहीं निकलता. समीर सिंह, डायमीटर इज फाउंड यूजिंग मैक्सिमम डिस्चार्ज नॉट मिनिमम डिस्चार्ज. हम चेक लगाते हैं मिनिमम डिस्चार्ज में. वी अप्लाई द चेक इन मिनिमम डिस्चार्ज. मोहम्मद हिदायत करीम तो नहीं मिल पाएगी तो सेटिंग हो जाएगी सॉलिड्स की. अगर कभी कभी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी नहीं मिलेगी तो सॉलिड सेटल कर जाएगा, सीवर चोक कर जाएगा. सीवर में चोक. हां 0.45 इज फॉर एवरी डाई ऑफ दिस. रन ऑफ को क्यों ऐड करेंगे? सैनिटरी सीवेज डिजाइन हो रही है अभी. कंबाइंड सीवर थोड़ी डिजाइन हो रहा है. नॉट टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड सीवर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सैनिटरी सीवेज. हम सैनिटरी सीवेज की बात कर रहे हैं, कंबाइंड सीवेज सिस्टम की बात नहीं हो रही. उसके लिए सर्कुलर सीवर नहीं दिया जाता. उसके लिए कौन सा सीवर देंगे वो भी आगे आएगा. दैट विल सी. क्लियर है यहाँ तक की प्रोसेस? आगे बढ़ो. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं फ्लो की, whatever properties of the flow which are available with us, तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है फ्लो की. देयर आर n प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो.
तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं फ्लो की विच आर अवेलेबल विद अस, अब उन प्रॉपर्टीज रिलेट करना है एक ही सीवर में अंडर पार्शियल एंड फुल फ्लो कंडीशन। अब जो ये रिलेशन में निकालूंगा मैं आपको डायरेक्टली भी दे सकता हूँ, ये एक्सप्रेशन है, रट लो इसे, क्योंकि सवाल में तो आपको वो एक्सप्रेशन ही लगाना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये सारे रिलेशन निकाल के भी बता रहा हूँ। ये रिलेशनशिप आती कहाँ से, सिंपल ज्योमेट्री लगती है इसके अंदर, और आप जब प्रॉब्लम में इसे अप्लाई करोगे डायरेक्टली यूज करना है, आपको इसे कैलकुलेट नहीं करना, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज जो प्रॉपर्टीज है फ्लो की वो कैसे रिलेटेड है सेम सीवर में अंडर पार्शियल एंड फुल फ्लो कंडीशन, दिस बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है वी हैव टू रेफर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो अंडर पार्शियल एंड फुल फ्लो कंडीशन। तो एक ही सीवर में अगर पार्शियल डेप्थ पे फ्लो हो, एक ही सीवर में अगर फुल डेप्थ पे फ्लो हो, a single sewer, if flow takes place at partial depth, if flow takes place at full depth, how the properties of the flow are interlinked becomes the point of discussion। ये हमारा point of discussion है। So this is our sewer जो partial depth पे run कर रहा है, तो A, B, C, this point is D। Angle subtended by the surface of the center of the sewer is alpha। जो angle subtend किया सीवेज के सरफेस में सीवर के सेंटर पे, उसको मैंने अल्फा बोल दिया, that is termed as alpha। The angle subtended by surface of the sewage at the center of the sewer is let us suppose alpha। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है फ्लो की, whatever properties of the flow are available with us, मैं इन सारी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो को पार्शियल और फुल फ्लो कंडीशन में इस अल्फा से रिलेट कर दूं। आई विल रिलेट ऑल दीस प्रॉपर्टीज विद द अल्फा। तो अगला पॉइंट हमारा डिस्कशन का है, अगला पॉइंट डिस्कशन का है हमारा हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो सीवर। सीवर एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस ऑफ द सेंटर ऑफ द सीवर इज अल्फा। जो एंगल सबटेंड किया सीवेज के सरफेस में सीवर के सेंटर पे, उसको मैंने अल्फा बोल दिया, दैट इज टर्म्ड एज अल्फा। द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस ऑफ द सीवेज एट द सेंटर ऑफ द सीवर इज लेट अस सपोज अल्फा। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है फ्लो की, व्हाटएवर प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो आर अवेलेबल विद अस, मैं इन सारी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो को पार्शियल और फुल फ्लो कंडीशन में इस अल्फा से रिलेट करूं। आई विल रिलेट ऑल दीस प्रॉपर्टीज विद द अल्फा। तो अगला पॉइंट हमारा डिस्कशन का है, अगला पॉइंट डिस्कशन का है हमारा हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो। सो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो, hydraulic properties of the flow। So hydraulic properties of the flow, hydraulic properties of flow, running partially full, running partially full, running partially full and completely full, and completely full, running partially full and completely full। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, पहली प्रॉपर्टी उठाई मैंने फ्लो की, फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज डेप्थ ऑफ फ्लो। दो तीन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आज। तो डेप्थ ऑफ फ्लो, पहली प्रॉपर्टी फ्लो की जो अवेलेबल है हमारे पास इस टर्म इज डेप्थ ऑफ फ्लो। अब जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसको मुझे पार्शियल और फुल फ्लो कंडीशन में रिलेट करना है आपस में विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। कैसे रिलेट करें, चेक करो। डेप्थ ऑफ फ्लो स्मॉल डी मार्क कर रखा है डायग्राम में, इट इज इक्वल टू सी डी विच इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। जो पार्शियल डेप्थ ऑफ फ्लो है विच इज इक्वल टू सी डी, इट कैन बी रिटन एज ओ सी माइनस ओ डी। यहाँ पर ओ सी क्या है, ओसी सीवर का रेडियस है, तो अगर ओसी सीवर का रेडियस है इसको मैं बोल सकता हूँ डी बाई टू। आई कैन से इट इज इक्वल टू डी बाई टू। नेक्स्ट मेरे को निकालना है ओडी, नेक्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट ओडी। ओडी को निकालने के लिए, ओडी को निकालने के लिए आई हैव सेपरेटेड आउट अ ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल सेपरेट आउट कर दिया ओ ए डी। तो दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज डी, राइट एंगल ट्रायंगल है। आई विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। क्या प्रॉपर्टी है सर्कल की, इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन एनी कॉर्ड, इट डिवाइड्स द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, वो कॉर्ड जो एंगल सबटेंड कर रही है सर्कल के सेंटर पे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू अल्फा बाई टू। तो एंगल ए ओ डी अल्फा बाई टू है, तो इस ट्राइंगल में साइन अल्फा बाई टू क्या हुआ, दिस ट्राइंगल व्हाट इज साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस मींस इट इज इक्वल टू ए डी अपॉन ओ ए। इसका मतलब हम ए डी को लिख सकते हैं ओ ए साइन अल्फा बाई टू, और ओ ए हमारा रेडियस है, तो रेडियस को लिखा डी बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू। उसी तरीके से इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू बेस, बेस है हमारी ओडी, हाइपोटेन्यूज है ओ ए, तो बेस है ओडी, हाइपोटेन्यूज है ओ ए। इसका मतलब ओडी किसके बराबर है, ओडी इज इक्वल टू डी बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। तो ओडी की वैल्यू किसके बराबर है, ओडी की वैल्यू है डी बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर। सो डेप्थ ऑफ फ्लो स्मॉल डी इज इक्वल टू डी बाई टू माइनस डी बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। So depth of flow under partial flow condition and full flow condition is equal to 1 minus cos alpha by 2 by 2। तो अगर इसी सीवर में पार्शियल डेप्थ फ्लो हो और इसी सीवर में अगर फुल डेप्थ फ्लो हो, इसी सीवर में पार्शियल डेप्थ फ्लो हो और इसी सीवर में फुल डेप्थ फ्लो हो, डेप्थ ऑफ फ्लो इज लिंक्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो हमने सिंपल ज्योमेट्री यूज करी डेप्थ ऑफ फ्लो को पार्शियल और फुल फ्लो कंडीशन में आपस में रिलेट कर दिया। अब आपको ये डिराइव नहीं करना वहां पे,
आपको तो ये रिलेशन लगानी है सवाल के अंदर, और फिर भी मैंने इसको डिराइव करके बता दिया, डायरेक्टली लिखता फिर आप बोलते कहाँ से निकल गया ये रिलेशन। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? क्लियर? चलिए, next of the property of flow. Next of the property of flow is area of flow. The second property जो है available हमारे पास is area of flow. The next of the property of flow is area of flow. जो एरिया है फ्लो का हमारे पास, अब एरिया ऑफ फ्लो कौन सा है हमारे पास? शेडेड एरिया। तो एरिया ऑफ फ्लो अंडर पार्शियल फ्लो कंडीशन इज इक्वल टू जो एरिया शेड कर रखा है ए बी सी डी, तो ये एरिया ए बी सी डी। तो एरिया ए बी सी डी निकालना है हमें। अब एरिया ए बी सी डी कैसे निकालें? एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, तो ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो अगर हम सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटा दें, अगर हम सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटा दें, हमें रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फ्लो मिल जाएगा, विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फ्लो। इसका मतलब अब हमारा एम क्या है? अब हमारा एम है सेक्टर का एरिया निकालना और ट्राइंगल का एरिया निकालना, दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं। पहले निकालते हैं सेक्टर का एरिया। कैसे यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं मैं? अगर अल्फा की वैल्यू 360 डिग्री है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो अगर अल्फा 360 डिग्री है, अगर ये अल्फा 360 डिग्री हो जाए, हमारा जो सेक्टर है ओ ए सी बी ये कन्वर्ट हो जाएगा सर्कल के अंदर, ये सेक्टर विल बी कन्वर्टेड इनटू सर्कल। तो सेक्टर कन्वर्ट हो गया सर्कल के अंदर, और सर्कल का एरिया व्हाट द एरिया ऑफ सर्कल, इट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 निकल के आ गया। क्या हमारा अल्फा डिग्री है? हमारा अल्फा डिग्री है। तो अगर हमारा अल्फा डिग्री है, इफ अवर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डिग्री, व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लो? सो एरिया ऑफ ओ ए सी बी विल बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4, विल बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इनटू अल्फा बाय 360 डिग्री। और पाई डी स्क्वायर बाय 4 किसके बराबर है? कैपिटल ए के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ए अल्फा बाय 360 डिग्री। तो हमने हमारे सेक्टर का एरिया निकाल लिया ओ ए सी बी का। वी फाउंड अवर एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी। क्या बचा हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कैन बी फाउंड यूजिंग बेसिक मेथड। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया के बराबर होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। बेस कितनी है? ए बी। हाइट कितनी है? ओ डी। सो अगेन विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। फिर से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर्कल की। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन एनी कॉर्ड, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। कहने का मतलब है ये जो परपेंडिकुलर है ओडी, कॉर्ड ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और डीबी के अंदर, यानी एडी विल बी इक्वल टू डीबी। अगर एडी डीबी के बराबर है, आप एबी को क्या लिख सकते हो? आप एबी को लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ, एबी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एडी। एबी को लिख दिया ट्वाइस ऑफ एडी। तो एरिया क्या निकल के आ गया? एडी इंटू ओडी। तो एडी की वैल्यू भी पता है, ओडी की वैल्यू भी पता है। एडी कितना है? एडी है डी बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। ओडी कितना है? डी बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इट कम्स आउट टू बी डी बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, डी बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इसका मतलब इट इज कमिंग आउट टू बी डी स्क्वायर बाय 4 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अभी जो भी रिलेशन निकल के आई है इसको मल्टीप्लाई करो पाई से, डिवाइड कर दो पाई से। पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4 को आप बोल सकते हो कैपिटल ए। पाई डी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कैपिटल ए। 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इसको मल्टीप्लाई किया था हमने पाई से, डिवाइड किया था पाई से, मल्टीप्लाई किया था पाई से, डिवाइड किया था पाई से, फिर मल्टीप्लाई भी किया था 2 से, डिवाइड भी किया था 2 से। नीचे क्या बचा हुआ है? व्हाट इज बीइंग लेफ्ट? ए साइन अल्फा तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, पाई डी स्क्वायर बाय 4 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से डिवाइड किया हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा 2 पाई। तो एरिया ऑफ फ्लो निकल के आ गया हमारा। तो एरिया ऑफ फ्लो कम्स आउट टू बी हाउ मच? सो एरिया ऑफ फ्लो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर व्हिच इज इक्वल टू a alpha by 360 degree minus area of triangle, it is equal to a sin alpha by 2 pi. So a sin alpha by 2 pi. So area of flow under partial flow condition to the full flow condition is equal to alpha by 360 degree minus sin alpha by 2 pi. तो अगर इसी सीवर में अगर पार्शियल डेप्थ पे फ्लो हो, फुल डेप्थ पे फ्लो हो, एरिया ऑफ फ्लो इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। आप इस रिलेशन को यूज करके एरिया ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर सकते हो। मोरओवर जरूरी नहीं है हमेशा सवाल आपको ऐसा मिले जिसमें ये रिलेशन डायरेक्टली यूज हो। जरूरी नहीं आपको सवाल ऐसा मिले जिसमें ये रिलेशन डायरेक्टली यूज हो जाए। ऐसे भी सवाल मिलेंगे जिसमें आपको ये बेसिक कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू
अप्लाई दिस बेसिक कंसेप्ट्स इन सर्टेन प्रॉब्लम्स, इसीलिए इन चीज़ों को डिराइव करके दे रहा हूँ मैं आपको. हेंस आई एम डिराइविंग दिस इन ऑर्डर टू मेक यू एक्सप्लेन कि अगर सवाल ऐसा आ जाए जिसमें डायरेक्ट रिलेशन यूज नहीं हो रही है, आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा. यू हैव टू अप्लाई दिस कंसेप्ट. कैसे सवाल आएंगे वो बाद में देखते हैं, लेट विल सी. वो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है. अभी के लिए एरिया ऑफ फ्लो में कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना. एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस एरिया ऑफ फ्लो. क्लियर है? तो हमने डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल लिया और एरिया ऑफ फ्लो निकाल लिया. दीज टू पॉइंट्स वी हैव. ये दोनों पॉइंट हमने कवर कर लिए. रेफर द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो. लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो. Last property of flow is perimeter of flow. Last property of flow is perimeter of flow. So perimeter of flow. ये तो खुद ही बता दो क्या? This you can refer on your own. So perimeter of flow under partial flow condition. Perimeter of flow under partial flow condition is equal to what? Is equal to length of the arc ABC. So length of the arc ABC is equal to perimeter of flow. कैसे कैलकुलेट करें? Using unitary method. कैसे? अगर अल्फा 360 डिग्री है, पेरीमीटर ऑफ फ्लो कितनी हो जाएगी? पाई डी. हमारा अल्फा कितना है? हमारा अल्फा है अल्फा डिग्री. अगर अल्फा अल्फा डिग्री है तो पेरीमीटर ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा? अगर अल्फा अल्फा डिग्री है, इफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डिग्री, पेरीमीटर ऑफ फ्लो विल बी इक्वल टू पाई डी इनटू अल्फा बाय 360 डिग्री. इट मींस पेरीमीटर ऑफ फ्लो अंडर पार्शियल फ्लो कंडीशन टू द फुल फ्लो कंडीशन इज इक्वल टू अल्फा बाय 360 डिग्री. अगर एक ही सीवर में पार्शियल डेप्थ पे फ्लो हो, एक ही सीवर में फुल डेप्थ पे फ्लो हो, द एरिया ऑफ फ्लो इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप. आप इस रिलेशन को यूज करके एरिया ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं. अब यहाँ तक की तो बात समझ में आती है. यहाँ तक की बात समझ में आती है. अब मुझे बताओ इस सीवर में डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है? इन द सीवर व्हाट द डेप्थ ऑफ फ्लो? ये जो सीवर मार्क्ड है इसके अंदर डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी है? इन द सीवर फ्लो कमिंग आउट. ये जो सीवर मार्क किया हुआ है मैंने, इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी है? What the depth of flow being marked in the sewer? जो सीवर मेंशन्ड है इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी है? D is not the depth of flow. D is the maximum depth of flow. इस सीवर में डेप्थ ऑफ फ्लो वेरिएबल है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी कर रही है. देयर आर इनफाइनाइट डेप्थ ऑफ फ्लो व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड हियर, बट आपको देखना था उसे. तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो वेरिएबल है पूरी. तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज नॉट इक्वल टू स्मॉल डी. तो डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पे स्मॉल डी नहीं है, डेप्थ ऑफ फ्लो वेरिएबल है. तो हर पॉइंट पे आपको डेप्थ ऑफ फ्लो डिफरेंट मिलेगी. एट एवरी पॉइंट डेप्थ ऑफ फ्लो इज डिफरेंट. तो इसलिए मैंने पूछा था डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी निकल के आ रही है. वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फ्लो थी. जब हमारा कोई पैरामीटर वेरी करता है, हम उसकी कौन सी वैल्यू उठा लेते हैं? Whenever parameter varies, we consider which value of that parameter. Again discuss n number of times. फिर से बहुत बार बताइए चीज. हम उसकी एवरेज वैल्यू उठा लेते हैं, क्योंकि हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो वेरिएबल है. यहाँ पे मुझे आगे वाली प्रॉपर्टीज में इस डेप्थ को यूज करना है. Hence I take the help of average value of depth of flow. इसलिए हम मदद लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो को. एंड दिस एवरेज वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो इज नोन एज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो. तो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बिकम्स हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो. तो पहले ही आपको इस बात का मतलब बता दिया कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो का मतलब होता है एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो. क्योंकि हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो वेरिएबल थी, हमने किसकी मदद ली? एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो की मदद ली. मैथमेटिकली एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर. ये रेशियो है वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर का. अंडर फुल फ्लो कंडीशन इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर. सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो अंडर पार्शियल एंड फुल फ्लो कंडीशन A by A into P by P. वैल्यू पुट कर दो दोनों की. A by A निकाल रखा है हमने, अल्फा बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा बाय 2 पाई, तो माइनस साइन अल्फा बाय 2 पाई डिवाइड बाय P by P which is equal to alpha by 360 degree. So hydraulic mean depth of flow under partial and full flow condition is given by the following relationship. तो रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस बात का मतलब क्या होता है, बाकी मैथमेटिकली तो सबको पता ही क्या होती है. उससे पहले मतलब बताया है, क्योंकि हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो वेरिएबल थी, हमने एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो को यूज किया आगे वाली प्रॉपर्टीज को निकालने. मेरे पूरी कहानी इसकी. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें जब एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. नहीं, आज कोई क्लास नहीं यूट्यूब के ऊपर. क्लियर है? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें जब बेसिकली हाउ कैन आई आस्क यू डाउट्स रिलेटेड टू न्यूमेरिकल. जो भी डाउट है हमें पोस्ट करो ना. डाउट पूछते तो व्हाटएवर डाउट्स यू हैव पोस्टेड हियर. जो भी डाउट आपके आते हैं पोस्ट कर दो यहाँ पे. सीवर पाइप में ग्रेविटी फ्लो होता है, आउटफॉल सीवर में प्रेशराइज फ्लो होता है. आउटफॉल सीवर में प्रेशराइज फ्लो होता है, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर? आउटफॉल सीवर का पर्पस अलग है, इसलिए प्रेशराइज फ्लो कराया जाता है उसके अंदर. वो एक अलग कहानी है.
दैट इज रैपिड स्टोरी, वो लास्ट में डील करते हैं। ऐसे तो मैनुअल सीवर सर्कुलर होता है, पर सर हम तो एक्स शेप सीवर भी देते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, प्लीज एक्सप्लेन। ये बोलने लग जाओगे, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ो, सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी। ऑल दी पॉइंट्स विल बी कवर्ड साइमल्टेनियसली। क्लियर यहाँ तक की कहानी? रिपीट करना है स्टोरी कुछ भी अभी? चलिए, थैंक यू एवरीवन। सो विल मीट टुमारो एट दिस